जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की पॉलिटी इकाई 3 के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने इकाई 2 देख चुका था। इकाई 2 में जो तीसरा चैप्टर था उसका नाम था सरकार क्या है, और जो चौथा चैप्टर था उसका नाम था लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ठीक इसी संदर्भ में हम इकाई 3 के बारे में बात करेंगे। इकाई 3 में 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है पंचायती राज यानी कि 5वां चैप्टर। छठा चैप्टर है गांव का प्रशासन, और 7वां चैप्टर है नगर का प्रशासन। इकाई 3 का नाम है स्थानीय सरकार और प्रशासन। स्थानीय सरकार और प्रशासन। दोस्तों, जब हम लोग सरकार क्या है पढ़ रहे थे तो सरकार के स्तरों में हम लोगों ने देखा था। सरकार के स्तर में हम लोगों ने देखा था कि सरकार के 3 स्तर होते थे। पहला होता था स्थानीय सरकार, दूसरा होता था राज्य सरकार, तीसरा होता था केंद्र सरकार। ठीक ऐसे ही हम क्लास 6 में स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे, क्लास 7 में राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे, और क्लास 8 में राष्ट्रीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, क्यों ये क्लास वाइज डिवाइड किया गया है तो आप लोगों ने देखा होगा बुक के पहले पृष्ठ पे लिखा हुआ है क्लास 6 में कि सामाजिक एवं राजनैतिक विज्ञान फर्स्ट, राजनैतिक जीवन। 7 में देखेंगे तो सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन द्वितीय, 8 में देखेंगे तो सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन तृतीय। ठीक इसी तरह से यदि इतिहास के संदर्भ में हम चलते हैं तो इतिहास में भी लिखा है क्लास 6 में हमारे अतीत द्वितीय, 7 में लिखा है हमारे अतीत द्वितीय, 6 में प्रथम, 7 में द्वितीय, 8 में हमारे अतीत तृतीय। ठीक ऐसे ही वह डिजाइन किया गया है। उसी तरह से हम लोग क्लास 6 में पढ़ेंगे स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में हम बस एक चैप्टर जानेंगे पंचायती राज, और उसमें जानेंगे प्रशासन में गांव का प्रशासन और शहर का प्रशासन। दोस्तों, यहाँ पर यह जानने योग्य बात है कि प्रशासन और शासन, ये हो गया प्रशासन और ये हो गया शासन। शासन और प्रशासन में क्या अंतर होता है तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। शासन का मतलब यह होता है कि जो सरकार हमारे ऊपर शासन करती है, हम लोग शासित होते हैं, वह हो जाता है शासन में। प्रशासन का मतलब यह होता है कि सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई गई होती हैं उस नीतियों को सुनिश्चित करें, उस नीतियों का क्रियान्वयन करें। वह जो काम करता है उसको कहते हैं प्रशासन। यानी कि प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वह सरकार उनकी क्या करती है, नियुक्ति करती है। पंचायती राज में हम बेसिक रूप से मुख्य रूप से 3 हेडिंग जानेंगे। पहला हेडिंग जानेंगे ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन से कामें होती हैं उस पे चर्चा करेंगे पूरी बेसिक से, यानी कि एक कहानी को पकड़ेंगे और उसी कहानी के तौर पर हम ग्राम सभा को समझेंगे, ग्राम पंचायत को समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे। और जो तीसरा हेडिंग है वह है हमारा पंचायत के स्तर। यानी कि जिस तरह से सरकार के स्तर होते थे उसी तरह से पंचायत के भी स्तर होते हैं। सरकार के 3 स्तर होते थे, कौन कौन से, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय सरकार। ठीक ऐसे ही पंचायत के भी स्तर होते हैं। चलिए उसको नेक्स्ट हेडिंग में या आने वाली लाइनों में देखते हैं। ठीक, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह जो अवधारणा या कंसेप्ट है समझ में आ रहा होगा या समझ गए होंगे। तो चलिए पंचायती राज को देखते हैं। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, लोगों ने अपनी भागीदारी को निभाया, लोगों ने अपनी भागीदारी को निभाया, अपनी पावर दूसरे में ट्रांसफर की, अपनी पावर दूसरे में ट्रांसफर की, और वह प्रतिनिधि चुन लिए लोगों ने मिल करके। अब प्रतिनिधि चुन लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, तो मान लीजिए यदि प्रतिनिधि चुन गए तो वह सरकार ये बन गया, मान लीजिए मुखिया बन गया, तो उसके बाद क्या होगा, उन्हीं सब कामों के बारे में, उन्हीं सब सवालों, इन्हीं सब सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए हम नेक्स्ट आगे की लाइनों पे चर्चा
करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं? यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। हम यहाँ पे ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट भाग लेते हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। तो जो ग्राम सभा का चुनाव होता है उसमें लोग डायरेक्ट भाग लेते हैं, इनडायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं। डायरेक्ट भाग का मतलब क्या है कि डायरेक्ट हम वोट दे करके उसको चुन लेते हैं। एक इनडायरेक्ट होता है कि हम किसी और को वोट देंगे और वह लोग वोट दे करके इसको चुनेंगे, यह होता है इनडायरेक्ट। यानी कि हम इसके पास डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, इनडायरेक्ट तरीके से पहुंच पा रहे हैं। हमने पावर अपनी दी इस व्यक्ति को और इस व्यक्ति ने अपनी पावर दी इस व्यक्ति को, जिससे सरकार का गठन हुआ या वो कोई भी प्रतिनिधित्व बना। तो ये होता है इनडायरेक्ट चुनाव। चलिए, आज का दिन बड़ा खास है। क्यों खास है कि सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा की ओर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि ग्राम सभा के पहली चुनाव के पंचायत में जब पहली बार चुनाव हुई है और पहली बार ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई है और सभी लोग उत्सुक हैं, सभी लोग जा रहे हैं दौड़ते दौड़ते। क्यों? क्योंकि देखा जाए कि ग्राम सभा ने हमारे लिए क्या योजनाएं बनाई हैं, क्योंकि मैंने तो अपनी पावर उसको दे दी है। अब देखा जाए कि उस पावर का इस्तेमाल वह अच्छे से कर रहा है कि खराब तरीके से कर रहा है। तो वही जाकर देखते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। यदि योजनाएं अच्छी नहीं होंगी या हमारे पास क्या समस्याएं हैं उसको हम रखेंगे। इसीलिए सभी लोग क्या हैं, उत्सुक हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स को देख लेते हैं। लिखा है, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों के सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा। जैसे कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग-अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो या उससे अधिक हो या वोट देने का अधिकार हो, जिसका नाम मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। यानी कि ग्राम सभा के सदस्य जो 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति होते हैं, जिनको वोट डालने का अधिकार हो, मतदाता सूची में नाम हो, वह क्या है, ग्राम सभा का सदस्य है। चलिए, ग्राम सभा की अवधारणा को एक कहानी के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। ये है ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत होने पर खर्च का ब्यौरा दिया। खर्च का ब्यौरा दिया कि सड़क की मरम्मत होगी तो भाई खर्च लगेगा। वह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती थी। जो वह सड़क थी वह गांव के मुख्य सड़क से जोड़ती थी। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाले तीजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। दोस्तों, यहाँ पे हरदास गांव लिखा है, लेकिन आप लोग अपने गांवों को सेंटर में रखते हुए, अपने आप को सेंटर में रखते हुए इन सभी चीज़ों को देखिएगा। सपोज मान लीजिएगा मैं ही तीजिया हूँ और मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ सरपंच से या उस पंच में अपनी बात को रख रही हूँ कि हरदास गांव में पानी की समस्या है। हैंडपंपों का पानी जमीन के बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर से सूरू नदी से पानी लाने जाना पड़ता है। दोस्तों, अब पानी की समस्या है गांव में। अब इस पे हम लोग दो चीज़ों पे चर्चा कर सकते हैं। पहला चीज़ ये है कि हम भौगोलिक स्थिति को देख सकते हैं। भौगोलिक स्थिति में यानी कि आज जो हमारे भूमिगत जल हैं उनकी कमी होती जा रही है। जब हम जियोग्राफी में हम बात करते हैं तो अक्सर इस बात को हम हमेशा दोहराते हैं कि जो हमारे भूमिगत जल हैं वह नीचे भगते जा रहे हैं। एक समय आने वाले समय में ऐसा होगा कि हमें पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम करना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हमारे पृथ्वी जो है वह 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी के 3 हिस्से में पानी है और एक हिस्से पे हम रहते हैं।
तो इसमें क्या हर्ज है, पानी की कमी होगी ही नहीं। लेकिन हम देखें तो हमारे यहाँ का कम से कम 98% पानी क्या है, लवणीय पानी है, यानी कि नमकीन पानी है, जिसको हम पी नहीं सकते हैं। हम भूमिगत जल के आशे पर ही रहते हैं, भूमिगत जल से पानी जो निकलता है उसका ही हम सेवन करते हैं। ठीक ऐसे ही यदि इस समस्या का समाधान न हो, वह तो एक बस हरदास गांव की कहानी थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि हरदास गांव की जगह हम लोगों का गांव भी लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह यह समस्या है, पूरी पृथ्वी पर यह समस्या है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरु नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरे लोगों ने कहा, बा यार ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। ये महंगा नहीं पड़ जाएगा? मान लीजिए पाइप लेके जाएंगे, सुरु नदी में डालेंगे, फिर यहाँ पे एक बड़ी सी टंकी बैठाएंगे, फिर उसमें रोज पानी भरेंगे, तब लोग लेंगे तो कितना खर्चा आएगा। तो उन्होंने कहा कि इस साल हैंडपंप को, कुछ लोगों ने कहा कि तब इस बार हैंडपंप को क्या करते हैं, जमीन के थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि फिर एक साल बाद वह फिर पानी नीचे भग जाएगा, तो फिर हैंडपंप उखाड़ करके फिर नीचे करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बेकार सिस्टम है। तो तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी? पक्की व्यवस्था। क्योंकि हर साल पानी की स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। रिस के जितना पानी जाता है जमीन के अंदर, हम उससे ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। तो बताइए, भूमिगत जल का पानी नीचे जाएगा कि नहीं? एकदम जाएगा। ग्राम सभा को एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया। अनवर है जो दूसरा सदस्य, वह सबको बताता है कि उसने महाराष्ट्र में गांव में एक पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। ठीक है, वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, यानी कि वाटर शेड कहते हैं, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम एक ऐसा है, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जिससे भूमिगत जल की जो स्तर नीचे गिर रही है, वह नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि ऊपर की तरह ग्रोथ होगा, इंक्रीज होगा। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे, एवं टंकियां बनाई थीं। सबकी अनवर का यह विचार सबको अनवर का यह विचार अच्छा लगा, और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने को कहा। चलिए, अब यहाँ पे एक शब्द आ गया, क्या? ग्राम पंचायत को पता करने के लिए कहा। तो अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर है? तो चलिए इस बात को समझते हैं कि ग्राम ग्राम पंचायत पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है कि एक ग्राम पंचायत कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। जो एक ग्राम पंचायत होती है, कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिल करके सरपंच को चुनते हैं। पंचायत क्षेत्र के लोग मिल करके एक सरपंच को चुनते हैं। ठीक है, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिल करके ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। कितने सालों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो सेक्रेटरी जिसे कहते हैं। अब देखिए, जो हम लोगों ने चुना वह हमारे ऊपर शासन करेगा, तो वह क्या हो गया? शासनिक। और यह सचिव है, इसका सरकार द्वारा नियुक्ति हुआ है। देखिए, सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो यह किस अधिकारी में आ गया? प्रशासनिक में आ गया। सचिव का काम होता है कि ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए उनका रिकॉर्ड रखना। अब चलिए देखते हैं, ग्राम सभा में चर्चा होने के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम
पढ़ना शुरू किए गए। अब देखिए, पहला समस्या था पानी का, दूसरा समस्या था गरीबी का। यानी कि जो स्थानीय सरकार होती है, जिस प्रकार सरकार हम लोगों को सभी चीज़ें मुहैया कराती हैं, यदि किसी चीज़ का दाम बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वह सरकार का काम है। यदि कोई भी राज्य में लड़ाई हो रही है, तो वह राष्ट्रीय स्तरीय सरकार का काम है। यानी वह भी सरकार का ही काम है। ठीक, लोग यदि भूखे मर रहे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, तो वह भी काम किसका है? सरकार का है। लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बेरोजगार हैं, वो भी काम किसका है? रोजगार मुहैया कराना सरकार का है। इन सभी कंसेप्टों को हम समझेंगे क्लास 7 में, जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, इकाई नंबर 2 स्वास्थ्य, तो उसमें पढ़ेंगे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। उसमें हम लोग जानेंगे कि सरकार की क्या-क्या भूमिका होती है स्वास्थ्य में। अब गरीबी पर आते हैं, तो लोगों के बीच खुसर-फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो रंगीन टेलीविज़न खरीदा है। लोग कहते हैं कि नटवर ने अभी रंगीन टेलीविज़न खरीदा है, उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भेजी है, तो वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? ठीक, तभी एक सूरजमल व्यक्ति होते हैं, वह अपने पास में बैठे हुए आदमी से धीरे से कहते हैं, सरोज ने सूखी बाई से कहा, धीरे से कहते हैं सूरजमल अपने पड़ोसी बैठे जो रहते हैं कि नटवर ने अभी-अभी रंगीन टेलीविज़न खरीदी है, उसके भाई ने मोटरसाइकिल भेजा है, उसके बेटे ने, तो वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हुआ? तभी सरोज ने सूखी बाई से कहा कि बिरजू का नाम सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोगों के नाम होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम सूची में नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर बात क्या होती है? एक होती है रियल आंकड़े की, एक होती है किताबी आंकड़े की। यहाँ पे रियल में वह गरीब जो है, वह रियल में जो गरीब है, उसका नाम सूची में होना चाहिए, तो उसका नाम सूची में नहीं है। रियल में जो अमीर है, जिसके पास अधिक ज़मीन है, गाड़ियाँ हैं, हर चीज़ें से वह लैस है, लेकिन उसका नाम गरीबी सूची में क्या है। अक्सर हम लोग इस समय भी देखते हैं कि किताबी आंकड़े या कागजी आंकड़े कुछ और होते हैं, रियल में वे आंकड़े कुछ और होते हैं। जैसे यदि एक गांव है, वहाँ पे कोटा है, वहाँ पे राशन मिल रहा है, तो एक कोई अमीर व्यक्ति है, तो अमीर व्यक्ति यदि यहाँ पे नहीं जाता है, तो यह कोटे वाला व्यक्ति खुद उसके घर राशन पहुँचा देता है। लेकिन एक जो ये गरीब व्यक्ति है, इसको जाकर के लंबे समय तक लाइन लगानी पड़ती है। आखिर क्यों? क्या समानता है? नहीं है। ठीक, जब हम लोग क्लास 7 की फर्स्ट लेसन पॉलिटी में पढ़ेंगे, देखिए सब एक दूसरे से लिंक है। हर इन शब्दों को उसमें इतनी बारीकियों से बताया है कि आप लोगों का कंसेप्ट धीरे-धीरे मजबूत होता जाएगा। जो आपका इमेजिनेशन पावर है, वह और मजबूत होती जाएगी। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक जो अमीर व्यक्ति होता है, वह वोट देने के लिए सभी लाइनों में रहता है, लेकिन जब अस्पताल में जाने की बात आती है, तो वह इतनी बड़ी लाइनों में नहीं खड़ा होकर के डायरेक्ट डॉक्टर के पास पहुँच जाता है। तो क्या वहाँ पे समानता नज़र आ रही है? नहीं। ठीक ऐसे ही ओम प्रकाश बहुत मज़दूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, किसी तरह वह अपना गुजारा कर पाता है, तो उसका नाम गरीबी रेखा की सूची में नहीं है। जिसके पास ज़मीन है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ चीज़ों से वह लैस है, तो उसका नाम गरीबी की सूची में है। तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद्र के दोस्त हैं। अब देखिए, जो नटवर है, जो बिरजू है, बिरजू के पास अत्यधिक ज़मीन है, नटवर के पास रंगीन टेलीविज़न और मोटरसाइकिल है। ये दोनों किसके दोस्त हैं? अमीर चंद के दोस्त हैं। कौन कुछ बोल सकता है? अब वो दोनों अमीर चंद के दोस्त हैं, तो कौन बोलेगा? अमीर चंद इन लोगों को गरमा देगा, पीट भी सकता है, क्योंकि अमीर चंद पहले ही गाँव का जमींदार रह चुका है और उसके पास अभी भी बहुत सारी ज़मीनें हैं और उन ज़मीनों का वह मालिक है।
लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम सूची में डलवाना चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर-फुसर हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, लेकिन लोग नहीं पूछते हैं। ठीक है। अब देखिए, सूरजमल को उकसाने का कोशिश करता है सरोज कि तुम बोलो कुछ, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहता है। अमीर चंद्र ग्राम सभा में बैठा वो भी ग्राम सभा में बैठा रहता है और सब पर निगाहें रखा हुआ रहता है। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि हाँ हाँ, ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा उसका नाम सूची में क्यों नहीं है। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया था, लेकिन हर बार वह घर पे नहीं रह रहा था। वह कहीं न कहीं किसी भी सिलसिले से, काम के सिलसिले में बाहर गया था। ठीक है। अब कहते हैं जो होते हैं मुखिया कि ठीक है, इस पे उसकी मासिक आय को देखा जाएगा और इस सूची में उसका नाम डलवा दिया जाएगा, यानी कि कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से। अब यहाँ पर देखते हैं, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सकती है। इसके ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। जो ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत मनमाने ढंग से काम न करे, इसको क्या कर सकती है? रोक सकती है। तथा साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी भी कर सकती है। इसी तरह से ग्राम सभा चुने गए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देख लिए ग्राम सभा किस तरह से ग्राम पंचायत का कान ऐंठे रहती है कि वह कुछ गलत न कर पाए। ग्राम पंचायत को अब समझते हैं। ग्राम पंचायत की अब इसका महत्व क्या है वह यहाँ पे दर्शा दिया गया है। ग्राम सभा क्या है इसको हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन ग्राम सभा का महत्व क्या है उसको हम लोग यहाँ पे समझ लिया। यदि ग्राम सभा न होती तो ग्राम पंचायत मनमाने ढंग से अपना काम करती। अब समझते हैं ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। क्या होती है? नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत को काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। जब ग्राम सभा स्वीकृति देगी तभी ग्राम पंचायत अपना काम कर पाएगी। यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यदि कोई ग्राम पंचायत उल्लेखनीय काम कर रहे हैं तो उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ग्राम पंचायत की बैठक हुई। यहाँ पर देख लेते हैं ग्राम पंचायत के काम। ग्राम पंचायत के क्या क्या काम है? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण का रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, जिसके तहत हम लोग मनरेगा का काम करते हैं। अब देखते हैं ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत कहाँ कहाँ से होते हैं। तो घर एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, जनपद एवं जिला पंचायत के द्वारा आती है। अभी हम लोग स्तर में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जिला पंचायत क्या होती है। समुदाय के काम से मिलने वाले दान, ये सभी क्या हैं? ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत हैं। ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया कि इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। जो ग्राम पंचायत का बैठक हुआ था उसमें मुखिया, पंच और सचिव
तीनों लोग क्या थे? उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने का विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव की पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसे को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के अस्थायी हल पर विचार करने लगे। अब देखिए, जब क्या कहते हैं, जो सरपंच होते हैं वह कहते हैं कि नलका उलका धंसवाने के मद में हमारे पास कुछ रुपया है, आप लोग ले लीजिए और हैंडपंपों को नीचे और धंसवा लीजिए, ताकि पानी की समस्याएं न हो सकें, और जो कुएं हैं उनको साफ करवा लीजिए। और तुरंत जो सचिव बगल में बैठे होते हैं, ये इसके निर्णयों को क्या करते हैं? अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं। यानी कि जिला पंचायत एवं जनपद द्वारा जो राशि सरपंच को ग्राम पंचायत को मिलती है, काम करवाने के लिए, उन्होंने उसमें से कितना पैसा खर्च किया, कितना पैसा किस काम में लगाया, उसका सब हिसाब किताब कौन रखता है? सचिव रखता है। इसीलिए हम देखते हैं, जब कोई भी नया काम होता है, किसी को आवास मिलता है, किसी को शौचालय मिलता है, किसी को कोई सड़क की काम होती है, चाहे कोई मेड़बंदी की काम होती है, तो उस कामों का समीक्षा कौन आकर के करता है? सचिव। और उसमें कितना खर्च हुआ, उन सभी ब्यौरों को वह अपने रजिस्टर में दर्ज करता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के अस्थायी हल के विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। अब देखिए, जो सचिव थे, जो सरपंच थे और जो पंच थे, इन्होंने कहा कि अब बीच बैठ करके अब विचार करने लगे कि अगली बार जब बैठक होगी तो जाहिर सी बात है कि ग्राम सभा के सदस्य फिर से हमसे प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर को कोई विशेष फर्क पड़ेगा? इस बार बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा की जाएगी। ठीक है। अब देखिए, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। अच्छा, इसी में का था। तो क्या होती है ना, यहाँ पे ये समझाया है कि कुछ सभाएं होती हैं जो काम करवाने के लिए समितियां बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति हो गया। मान लीजिए एक गांव में सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो उसका काम का निर्माण समिति करेगी। उस काम को कौन करेगी? निर्माण समिति। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। और इसी को देखने के लिए हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या हो रहा है, इन चीज़ों पर यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। अब देखिए, अब नीचे की लाइन में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के ने केवल 2 वर्षों में एक बंजर जमीन को हरी भरा मैदान में बदल दिया। यानी कि यह जो कार्यक्रम है वह कितना कारगर साबित हो रहा है। मात्र ओनली 2 ईयर्स में उन्होंने उस कार्यक्रम ने बंजर जमीन को हरा भरा कर दिया। अब समझते हैं पंचायत के स्तर को। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी यहाँ पे कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है। जो लोकतांत्रिक सरकार है ग्रामीण क्षेत्रों में, या ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का क्या होता है?
पहला स्तर होता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पे होती है। अब देखिए, पंचायती राज सरकार में लोकतांत्रिक तत्व में भी उस लोगों की भागीदारी थी, लेकिन अब पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो स्तरों पे होती है। किस किस स्तर पे? तो ग्राम पंचायत के बाद जो दूसरा खंड है वह विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। एक हो गया ग्राम पंचायत, पंचायत। दूसरा हो गया जनपद पंचायत या पंचायत समिति। और तीसरा जो होगा वह हमारा क्या होगा? देखिए, एक पंचायत समिति में ग्राम पंचायतें होती हैं और पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद। ये हो गया जिला पंचायत या जिला परिषद, ये हो गया जनपद पंचायत या पंचायत समिति, और यह हो गया हमारा ग्राम पंचायत। इस तरीके से ये तीनों स्तर हैं। ठीक है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। जो जिला परिषद सबसे ऊपर है, और यहाँ पर है कौन सा? देखिए, यहाँ पे समझिए पहले इस बात को। यहाँ पे सबसे ऊपर है जिला परिषद। सबसे ऊपर मान लीजिए जिला परिषद हो गया। सेकंड पे हमारा क्या हो गया? पंचायत समिति हो गया। मतलब सेकंड पे विकास खंड या जनपद पंचायत या पंचायत समिति, और तीसरे स्तर पर हो गया ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर है विकास की योजनाएं बनाती है। अब पंचायत समिति के मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। यानी कि जो बीच में बैठा होता है जिला परिषद, वह पंचायत समिति में उनकी आवश्यकताओं, पंचायत में जो समस्याएं होती हैं उनके हिसाब से उन राशि को क्या करता है? वितरण की व्यवस्था करता है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायती संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े, उन्हें अपनी आवाज़ उठाने में ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। यहाँ पे कहा गया है कि आप अपने अध्यापक के माध्यम से अपने क्लास में जिला पंचायत सदस्य को, सरपंच को, पंचायत समिति को, या किसी भी जिसको हम चुनते हैं उसको बुला करके आप इन सभी स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से इन पंचायत की स्तरों को डिजाइन किया गया है। जो पहला स्तर होता है वह किस पे होता है? ग्राम पंचायत का। जो दूसरा स्तर होता है विकास खंड का, और जो तीसरा स्तर होता है वह जिला परिषद का। तो जिला परिषद क्या करता है कि योजनाएं बनाता है। जिला परिषद क्या करता है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है। जिला परिषद जो होता है कि जिले के स्तर पर एक विकास योजनाएं बनाता है, और उन विकास योजनाओं में जो राशि लगेगी उस राशि को वितरण की व्यवस्था करने के लिए विकास खंड जो अधिकारी होते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है, और वह लोग कहते हैं कि इस ग्राम पंचायत में कितना रुपया जाना चाहिए, इस ग्राम पंचायत में कितना रुपया जाना चाहिए, इस ग्राम पंचायत में कितना, इस ग्राम पंचायत में कितना। यानी कि जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ठीक है, जिला परिषद या जिला पंचायत सदस्य होते हैं, उनको तो हम लोग चुनते हैं। तो यानी कि वे शासन वाले हो गए, और ये जो प्रशासन है इन्हीं की नीतियों को क्रियान्वित कर रहा है, और यह क्या हो गया? प्रशासन। यानी कि बेसिक रूप से हम लोगों को पंचायती राज में शासन और प्रशासन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पंचायत के 3 स्तर हैं, वह स्तर क्लियर हो गया होगा। यानी कि जो जिला पंचायत है वह जिला के स्तर पर कार्यक्रम
विकास की योजनाएँ बनाता है और उन विकास की योजनाओं को किस पंचायत में कितनी ज़रूरत है उसको निर्धारित करता है विकास खंड और विकास खंड अपने हिसाब से ग्राम पंचायत के लोगों को वह पैसा वितरित करता है यानी कि देता है। और हम लोगों ने ग्राम पंचायत के बारे में समझ गए और ग्राम सभा के बारे में समझ गए। इस तरह से हमारी जो इकाई 3 का जो पहला 5वां चैप्टर था, पंचायती राज वह समाप्त हुआ। अब हम लोग जानेंगे प्रशासन में ही पढ़ेंगे गाँव का प्रशासन और नगर का प्रशासन। ठीक? मुझे आशा है कि आप लोगों को यह लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को और नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।